लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि गवर्नमेंट नोट का क्रिएशन कैसे करती है। अब यहाँ मार्कर पेन है क्या? नहीं, इसको ले आओ ना, पीछे जाके मार्कर पेन लेके आओ। कहानी सुन रहा है। आर्यन के पास होगा बैग। एनीवेज, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, अभी मैंने बताया कि कैसे गवर्नमेंट मनी क्रिएट करती है, ठीक है। आपने देखा कि और फिर वो बॉन्ड जो है आरबीआई दूसरे बैंक्स को दे देती है, पास ऑन कर देती है। अभी तक आपको लग रहा था कि भाई बॉन्ड्स खरीदा किसने? खरीदा आरबीआई ने, ठीक है। पैसा किसको मिला? आपने कहीं कुछ इन्वॉल्व हुए? आप कैसे इन्वॉल्व होते बताते हैं। आरबीआई ने उस बॉन्ड को किसको बेचा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइमरली बैंक्स। सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के आएगा बैंक, फिर आएंगे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, फिर आएंगे कुछ एलआईसी जैसी बॉडीज, इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, फिर आएंगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, वो लोग आएंगे, जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, बैंक में किसका पैसा रखा हुआ है? पब्लिक का। बैंक ने पब्लिक के पैसे का यूज किसके लिए किया? बॉन्ड्स लेने के लिए किया। यानी तुम्हारा पैसा कहाँ पहुंच गया? गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एट एनी, ये जो जितने भी जो बॉन्ड्स वगैरह है, जितने सरकार को जारी होते हैं, अल्टीमेटली उसको फंड कौन कर रहा है? उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा ही पैसा जो है वो बैंक्स में है, एलआईसी में है, म्यूचुअल फंड्स में है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज योर मनी व्हिच इज यूज्ड टू फंड द गवर्नमेंट्स लोन, ठीक है। तो आप ही लोग का पैसा प्राइमरली यूज होता है। अब इसमें देखो, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे एक और होता है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सपोजिटली किसी बैंक के पास मान लो 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 करोड़, ठीक है। अब इस बैंक को इनकम कैसे होगी? ये 1000 करोड़ पे इंटरेस्ट पे करेगा। जो पैसा इसका सेविंग्स में होगा उस पर कुछ इंटरेस्ट देगा, जो एफडी में होगा उस पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देगा, जो करंट अकाउंट में होगा उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म आप लोग को समझा देते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कासा। बैंक्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू इंक्रीज देयर कासा। एक कासा रेशियो निकलता है बैंक्स का। व्हाट इज कासा रेशियो? करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट टू द प्रोपोर्शनल टू द इंटायर डिपॉजिट। पूरे के पूरे डिपॉजिट में कासा कितना है? मतलब कि अगर पूरे बैंक में 1000 करोड़ रुपए है और 700 करोड़ रुपए कासा में है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में है, इसका मतलब है 70% का कासा है। अब कासा जो होता है वो एफडी से क्या होता है? सस्ता होता है, ठीक है। क्योंकि सेविंग्स में बैंक कितना इंटरेस्ट देती है, जैसे यूजुअली एसबीआई वगैरह में आप जाओगे तो वो 2-2.5%, 3% तक का आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। लेकिन एफडी में वो आपको 6, 6.5, 7 तक अभी दे रही है, ठीक है। लेकिन सेविंग्स में कितना देगी? 2 से 3%, और करंट अकाउंट में 0%, ठीक है। तो जितना ज्यादा कासा हाई होगा उतना बैंक का जो कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फंड है, जो कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। जितना कासा हाई होगा उतना कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, ठीक है। और फिर बैंक का बढ़ जाएगा एनआईएम, इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। ये सब आप लोग नोट कर लो, कासा है, एनआईएम है, ये सब आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। कल को बैंकिंग के इंटरव्यू में बैठोगे ये सब काम आएगा। देखो, बैंक ने तुमसे पैसा लिया, 1000 करोड़ रुपया लिया, ठीक है, एक सर्टेन रेट पे लिया, कॉस्ट ऑफ फंड आएगा। ये कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा? वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज किसका होगा? एफडी के रेट का, सेविंग्स के रेट का और करंट अकाउंट के रेट का। करंट अकाउंट तो 0 है, तो वो लेकिन वो रेट को क्या करेगा? 0 है तो रेट को लाएगा, एवरेज को लाएगा नीचे।
मान लो कि 700 करोड़ में 500 करोड़ करंट अकाउंट में है, तो यानी कि इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट और घट गया। और कोई ऐसा बैंक है जिसका सारा का सारा मैक्सिमम 80% पैसा एफडी में है, उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, कॉस्टली हो गया फंड। ठीक है, अब अगर ये बैंक लोन देगा, इसमें से मान लो इसने 800 करोड़ लोन दे दिया, 200 करोड़ का बॉन्ड ले लिया, बॉन्ड में उसको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगा, गवर्नमेंट दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो, और ये जो पब्लिक को वो लोन देगा, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, जो पब्लिक को लोन देगा। जो सरकार से उसको बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा कम, लेकिन वो इंटरेस्ट शायद उसके कासा से तो होगा ज्यादा। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि वो इंटरेस्ट उसके एफडी के रेट के या तो बराबर हो या उससे कम हो या थोड़ा ज्यादा, डिपेंड कर सकता है, वेरी करता है। जैसे जो पैसा बैंक आरबीआई में रखती है, जिसको भी कहते हैं उसका सीआरआर, और एक होता है, ये तो तुम लोग पढ़े हो इसका मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी, ये बैच पढ़ाई कर रही है। ठीक है ना, सीआरआर एसएलआर, ये पढ़ाया गया तुम लोग को। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर पे जो बैंक कमाएगी, और जो बैंक कमाएगी अपने डिसबर्समेंट पर, लोन पर, उसमें ज्यादा कहाँ होगा, ज्यादा यहां कमाएगी बैंक कि ज्यादा यहां कमाएगी, ज्यादा बैंक अपने लोन डिसबर्समेंट में कमाएगी, क्योंकि यहां पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहां तो रेपो रेट पर पैसा लगाया जाएगा, जो रेपो रेट होगा। ठीक है, तो एनीवेज हम लोग अपने एग्जांपल पे वापस आते हैं कि वो अगर 800 करोड़ रुपए का लोन दे सकती है, ठीक है, तो अब एक बात को समझो, या 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बॉन्ड में भी दे दी। ठीक है, यानी 1000 करोड़ आया, 1000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं, क्या ये ऐसा करेगी कि 1000 करोड़ लेगी और सिर्फ 500 करोड़ लगाएगी, बाकी 500 करोड़ अपने पास रखी रहेगी? अगर कोई बैंक ऐसा करेगा तो वो बैंक अपने उस 1000 करोड़ पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 1000 करोड़ पे हर दिन इंटरेस्ट पे करना है, तो वो अपना कोई भी पैसा 2 दिन के लिए भी बिना इंटरेस्ट कमाए छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ सकता है। सारे बैंक में बड़े बड़े ब्रांच होते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट के ब्रांच। कौन से ब्रांच होते हैं, लिख लो, ट्रेजरी मैनेजमेंट के ब्रांच। ट्रेजरी मैनेजमेंट का, ट्रेजरी का हिंदी क्या हुआ, खजाना। ठीक है ना, तो खजाना का मैनेजमेंट करना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि खजाना में कोई पैसा जो आया उस पर कॉस्ट आ रहा है। तो अगर वो पैसा आइडियल पड़ा रह गया, अगर बैंक में 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, होता है, ज्यादा भी होता है, बहुत सारे बैंकों में उससे भी ज्यादा है। ठीक है, एसबीआई वगैरह में बहुत हाई है। ठीक है, तो जो 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट अगर बैंक के पास ऐसा रह गया जिसपे उसको 1 दिन का ब्याज देना है, देना तो रोज ही उसको ब्याज, लेकिन उसको 1 दिन तक कहीं लगा नहीं है पैसा, कहीं लगा नहीं है, तो उसको लॉस हो जाएगा। यानी वो बैंक अपना पैसा 1 दिन के लिए भी आइडियल रखने को तैयार नहीं है। जो ट्रेजरी मैनेजमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका जिम्मेवारी होता है कि बैंक के पैसे को कैसे यूज किया जाए कि 1 दिन के लिए भी पैसा आइडियल नहीं रहे। तो बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट होता है, बहुत बड़ा करंट जो एक शॉर्ट टर्म लोन डेट का मार्केट होता है, और वहां पर ये जो ट्रेजरी मैनेजर्स होते हैं वो लोग 1-1 दिन के लिए पैसा जो है वो लेंड करते हैं। या हो सकता है किसी बैंक के पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट है, लेकिन उसके पास 1100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो 100 करोड़ रुपया वो दूसरे बैंक से ले सकता है, बिजनेस नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेगा दूसरे बैंक से, और जिसको लोन देना है उसको लोन, क्योंकि वो क्या करेगा, हो सकता है कि 7% पे दूसरे बैंक से लेगा और 9% पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, उसको वहां पर 2-3% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, यानी वो बिजनेस छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यही होगा अच्छा बैंक। जो बैंक बिजनेस छोड़ दे, तो बिजनेस मिलता नहीं है, बिजनेस छोड़ देगा, उसको फायदा कैसे होगा? और बहुत से बैंक ऐसे होंगे जिनके पास 1000 करोड़ है, लेकिन उनके पास 900 करोड़ का भी प्लान आया है, वो तुरंत से किसी को शॉर्ट टर्म मार्केट में 100 करोड़ रुपया दे देंगे कि भाई पैसा मेरा आइडियल नहीं रहना चाहिए, शाम के वक्त में सारा पैसा हिसाब क्लोज होना चाहिए। इधर जितना जितना मेरा, ये मेरा कौन सा एसेट है कि लायबिलिटी है?
ये लाइबिलिटी है। बैंक का जो डिपॉजिट है बैंक में, वो बैंक का एसेट है कि लाइबिलिटी है? वो लाइबिलिटी है। और बैंक ने जो लोन दिया वो उसके लिए उसका एसेट है, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं ALM, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितना एसेट्स है उसी हिसाब से। अब इसमें देखो, हम यहाँ पे अमाउंट के सेंस में बात कर रहे थे, ठीक है? मान लो कि बैंक के पास जो एसेट है FD है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। कितना है? 1 ईयर। और क्या है? पोस्टिंग मिला है, 2 को समस्तीपुर का पोस्टिंग मिला है, एक को दीघा में पोस्टिंग मिली है, पटना में। अच्छा, वेरी गुड, चलिए बधाई हो। और जिन बच्चों का हुआ उनको बुलाइए, उन लोग सबको बोलिए मिठाई लेकर के आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू फॉर दिस न्यूज। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, ठीक है? अभी यहाँ पे बता रहा था कि अगर मान लो FD है बैंक के पास, 6 महीने का FD होता है, 1 सप्ताह का भी FD होता है, ठीक है, 1 साल का भी FD होता है। मान लो ये 1000 करोड़ में से 900 करोड़ रुपए जो है वो FD में है, और उस 900 करोड़ में से 800 करोड़ जो है वो 1 साल तक का है मैक्सिमम। 6 महीने का है, 9 महीने का है, 3 महीने का है, टोटल उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है? 1 ईयर। 800 करोड़ है 1 साल का, ठीक है? और अगर ये बैंक 200 करोड़ का बॉन्ड ले ले 1000 करोड़ में से, और 800 करोड़ का लोन ले दे, जो कि लोन टर्म लोन हो 10 साल वाला, या हाउसिंग लोन दे दे, हाउसिंग लोन भी लंबा होता है ना, 10 साल 20 साल, ठीक है? तो अब इसका क्या होगा? ये पैसा उसको कितने साल में मिलेगा? 10 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, ठीक है? और ये पैसा कब देना होगा? इसमें से 800 करोड़ देना पड़ेगा 1 साल में। क्या हो गया यहाँ पर? मिसमैच हो गया, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। तो ये बैंक क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। पॉइंट, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। यानी एसेट का जो ड्यूरेशन है और एसेट का जो नेचर है उसके हिसाब से ही हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा एसेट जो है वो थोड़े दिन शॉर्ट टर्म नेचर का हो और लायबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म नेचर की हो, ठीक है? प्लस कासा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, सस्ता है, लेकिन कासा जो है फ्लक्चुएटिंग है। कासा क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। आप कासा के ऊपर में पूरा का पूरा, आपको तो FD का भी बेस चाहिए। जो लोग समझ रहे थे अभी तक कि कासा तो बहुत बढ़िया है, सस्ता है, लेकिन कासा का पैसा तो आज 1 करोड़ डला और दोपहर को निकल गया, या अगले दिन निकल गया। तो FD में तो वैसा नहीं है। FD का पैसा भी टूट सकता है अगले दिन, लेकिन वैसा टूटने का जो केस होता है FD का वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि लोग अपनी FD को बीच में तोड़ते हो। FD का ड्यूरेशन जनरली पूरा होता है, या पूरा होने के बाद बहुत सारी FD क्या होती है वो फिर से रिन्यू हो जाती है। तो वो एक स्टेबल नेचर है बैंक के लिए। एनीवेज, हम लोग अपने इस एग्जांपल पे आते हैं वापस, जो तुम लोग को मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मनी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये 1000 करोड़ से बैंक ने लोन दिया, 200 करोड़ गवर्नमेंट को, 800 करोड़ पब्लिक को, ठीक है? अब क्या होगा? सरकार इस 200 करोड़ से क्या करेगी? सैलरी देगी। ये लोग क्या करेंगे? इस 200 करोड़ से सैलरी देंगे, मशीन खरीदेंगे, ठीक है? नहीं कर देंगे? जो लोग हाउसिंग लोन लिए वो लोग घर बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है? कार खरीदेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी, रेल बनाएगी, रोड बनाएगी, ठीक है? जो बैंक का पैसा आपने जमा किया उससे मतलब ये सब चीज। अब तुम ये चीज देखो कि जब सैलरी मिलेगा तो पैसा कहां जाएगा? फिर से बैंक में आएगा, ठीक है? जब मशीन खरीदाएगा तो पैसा कहां जाएगा? बैंक में जाएगा। पॉइंट, हाउसिंग हुआ, कुछ भी हुआ तो उसका पैसा बिल्डर को गया, बिल्डर का बैंक में गया, बिल्डर ने सीमेंट वाले को दिया, सीमेंट वाले का बैंक में गया, हाँ?
मतलब पैसा जो है वो घूम फिर के वापस कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। बहुत संभावना है कि 800 करोड़ जो पब्लिक में है, जो 200 करोड़ 1000 करोड़ मान लेते हैं उसको, दोनों मिला के कर लेते हैं, तो उस 800 करोड़ में से बड़ी संभावना है कि 900 करोड़ का वापस आ जाएगा। अलग अलग अकाउंट बदल जाएगा। इसने दिया था इसको लोन, इसने राम एंड श्याम कंपनी को दिया था, राम एंड श्याम कंपनी ने पेमेंट कर दिया 50 आदमी को, उन 50 आदमी का पैसा वापस आ गया बैंक में। अब क्या हुआ, बैंक का डिपॉजिट फिर से बढ़ गया ना। पहले 1000 करोड़ था, अब क्या हो गया जी, नहीं, अब 1900 करोड़ हो गया। वो जिन लोगों ने 1000 करोड़ दिया था उनके खाते में, उनके अकाउंट में आज भी बैलेंस शो पड़ेगा 1000 करोड़ का। अब नए लोगों का पैसा आ गया, जगह पॉइंट, जिसने जमा किया था उसके खाते में आज, अगर उसने निकाला नहीं है उसके खाते में आज भी पैसा, भले बैंक ने पैसा दिया दूसरे को। जब बैंक ने दूसरे को पैसा दिया तो इन लोगों के खाते में था 1000 करोड़ और इन लोगों के खाते में क्या था, 800 और 200 1000 करोड़। यानी यहाँ इन लोगों के खाते में था और इन लोगों के खाते में था, यानी टोटल हो गया 1000 का 2000 बन गया। अभी ये 2000 जो है जब वापस बैंक में आएगा, ठीक है ना, 1900 करोड़ हो गया। क्या ये बैंक 900 करोड़ रुपए लोगों को इंटरेस्ट बिना ऐसी देगी, बिना कहीं लगाए लगाएगी? जब ये लगाएगी तो मार्केट में फिर से लोन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट के पास भी पैसा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि इस 900 में से मान लो हम लोग सिंपल रखते हैं हिसाब, 900 और 100 कर लेते हैं, नहीं 900 और 200, हाँ ठीक है। तो जब फिर 900 करोड़ हो गया, ये 900 करोड़ में से फिर से यहाँ पे समझ लो कि 800 करोड़ रुपया बैंक के पास वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा ये 800 करोड़ रुपया टोटल मान लो, ठीक है। फिर यहाँ 800 करोड़ में से 700 करोड़ मान लो, फिर यहाँ पे मान लो कि 700 करोड़ बैंक ने लोन दे दिया, ऐसे ही रहेगा ना। अब तुम जोड़ोगे कि यहाँ पे कितना बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर भी कितना बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और हर बार जब पैसा दिया जा रहा है तो पैसा क्या हो जा रहा है, डबल। कम क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है। और इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, दोनों के खाते में पैसा रहेगा। जिसने लोन लिया उसके खाते में पैसा आया, जिसके पैसे में डिपॉजिट है उसके खाते में पैसा एज इट इज बना हुआ है, और उसने जब दूसरे को दिया तो पैसा फिर वापस आया बैंक में, और फिर वो पैसा वापस से लोन में दिया गया। यानी कि 1000 करोड़ चला था और वो 5000 करोड़ 10,000 करोड़ बन जाएगा थोड़े दिन के अंदर में। ये तब होगा जब इकोनॉमी का चक्का घूमेगा, जब साइकिल घूमेगी, रोटेशन होगा मनी का, ठीक है ना। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ करेंसी, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मनी, ठीक है। इकोनॉमी में जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो क्या हुआ था, इकोनॉमी का चक्का तेजी से घुमा था कि रुक गया था? रुक गया था, काफी हद तक रुक गया था। तब इस तरह से लोग क्या नए नए लोन ले रहे थे, नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, ये सब बढ़ गया था क्या? बढ़ गया था। लेकिन फिर जब जैसे ही एक बार वो कहते हैं ना कि पटाखा आवाज क्यों करता है, क्योंकि उसमें बहुत बारूद को कस के बंद कर दिया जाता है, या किसी को बहुत कमरा में बंद कर दो, उसके बाद जैसे ही खोलोगे तो बहुत ज्यादा बाहर घूमेगा। तो जैसे ही बंद इकोनॉमी को खोला गया तो क्या हुआ, एक बार बहुत तेजी से इकोनॉमी में बूम आया, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। खर्च बढ़ा, थोड़ा सा लोगों ने स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, और कई तरह से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ी, त्योहारों पे बिक्री बढ़ी, हाँ थोड़ा सा इकोनॉमी में एक बार वापस से रिवाइवल आया, हाँ पेंट अप डिमांड आया। एनीवेज, लेकिन आपने ये मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे करेंसी जो है वो कई गुना। अब ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? इट्स गुड। अगर इकोनॉमी में इसको प्रमोट किया जाए तो इससे क्या होगा, आपकी देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पर और यहाँ पर मनी की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, सप्लाई मनी की घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। 1000 करोड़ का सप्लाई हुआ था मार्केट में और मार्केट में आ गया 10,000 करोड़। वही 1000 करोड़ लोगों के खाते में क्या बन गया, 10,000 करोड़। था वो 1000 करोड़, लेकिन अब उस 1000 करोड़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट ये है कि 10,000 करोड़ के रूप में वो लोगों के अकाउंट में दिख रहा है। उस 1000 करोड़ से जब वो घूमना शुरू हुआ तो कई लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया और सबके टोटल जोड़ा जाएगा तो मालूम पड़ा कि वो 10,000 करोड़ बन गया। तो मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है।
अब ये बढ़ा हुआ मनी का सप्लाई इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? जिस चीज की सप्लाई ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है। बाजार में अभी मान लो कि आम का बहुत लॉट, अभी आम का सीजन नहीं है, अभी किसी का सीजन है, मान लो लीची आने वाला है, ठीक है, मान लो कि बाजार में हर दुकान में दुनिया भर का लीची आ जाए, तो लीची का भाव बढ़ेगा घटेगा? और लीची कहीं कहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, वॉट एवर यार, उनको भूख लग गया क्या? सो दिस इज ए सिंपल इक्वेशन, जो भी चीज हो, हाँ, आप वहां पर अगर आपको सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू, यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि 1000 करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है 10,000 करोड़ में, तो इससे क्या होगा, मनी की वैल्यू घटेगी। जब मनी की वैल्यू घटेगी तो मनी की परचेजिंग पावर घट जाएगी, जिस पैसे से जितना खरीद पा रहे थे उस पैसे से उतना खरीद नहीं पाइएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और ये जो मनी का सर्कुलेशन बढ़ा है, किनके हाथ में बढ़ा है? हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, अडानी को ज्यादा लोन मिल गया, इसको ज्यादा लोन मिल गया, यानी उसके पास ज्यादा पैसे का पावर आ रहा है कंपेयर टू समवन एल्स, तो वो उस पैसे का ज्यादा उपयोग कर पा रहा है। ये खरीद लो, ये फैक्ट्री खरीद लो, ये प्लांट खरीद लो, डीवी पावर खरीद लो, एसीसी खरीद लो, अंबुजा सीमेंट खरीद लो, एनडीटीवी खरीद लो, ठीक है, क्योंकि उसको पैसा का दिक्कत, यहाँ तुम लोग बैंक में पैसा जमा करते हो, वहां पैसा उसके पास चला जाता है, पॉइंट। तो उसके पास परचेजिंग पावर उसकी बढ़ी हुई है, लेकिन क्या सभी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी? हो सकता है सबकी बना बढ़े, लेकिन जिस रफ्तार से वो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ रहा है उस रफ्तार से पैसे की पावर घट रही है, तो हो सकता है बहुत से लोग जिनके पास मनी का सर्कुलेशन नहीं बढ़ा है लेकिन पैसे का वैल्यू, तो उनको महसूस होता है महंगाई, इन्फ्लेशन, उनको लगता है कि यार सैलरी तो वही 20,000 मिल रहा है लेकिन अब घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब चीजों के दाम 300 रुपए का गैस सिलेंडर जो है 1100 रुपए का हो गया, पता नहीं 1000 का हो गया, व्हाटएवर। एनीवेज, गैस बोलते ही लोग समझेंगे कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब जिंदाबाद है, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एनीवेज, तो मनी का यहाँ पर जो सर्कुलेशन बढ़ता है, इसको गवर्नमेंट को, आरबीआई को कंट्रोल भी करना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छा तो लग रहा है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझो ना। ये जब इतने लोग लोन ले रहे हैं तो इतने लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रहा है वो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कोई ना कोई गाड़ी बिक रही है, कोई ना कोई मकान बिक रहा है, घर बिक रहा है, घर बन रहा है, यानी कि इकोनॉमी में जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मनी का सर्कुलेशन कब ज्यादा होगा, जब लोन जो है वो आसान हो और सस्ता हो, तो फिर बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि लोन लोग कम लें। कम लोन लोग लेंगे तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन क्या होगा, क्यों, हाउसिंग महंगा हो गया, मकान खरीदना महंगा हो जाएगा, ईएमआई बढ़ जाएगी, 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो एक मकान का ईएमआई जो है वो 12-13 हजार रुपए महीने का बढ़ जाएगा। तो अगर महीने का खर्चा 12,000 को बढ़ जाएगा तो लोग मकान कम खरीदेंगे कि भाई यार महंगा हो गया। नहीं, वो सीआरआर को बात, सीआरआर घटेगा तो उसका अलग असर पड़ेगा। सीआरआर घटने से तो मनी का सर्कुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर सीआरआर कम हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो घट जाएगा, तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। बैंक मार्केट में आरबीआई पैसे को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को घटाती बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेजर जो होता है वो होता है रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ाना या रेपो रेट को घटाना, ठीक है ना। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, ये सही बोला, बाकी लोग लगा रहे हैं। आरबीआई जिस रेट पर लोन देती है उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। और एक रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, दूसरे बैंक जो आरबीआई को देते हैं उसके फिक्स रेट जो रहता है उसको रिवर्स। जिस रेट पर आरबीआई लोन लेती है
उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे लोन देती है आरबीआई वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट एक बेंचमार्क हो गया। अब बैंक्स को क्या चाहिए? बैंक्स को चाहिए कि वो रेपो रेट के आसपास अपने डिपॉजिट रेट्स को रखे, ज्यादा उससे ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि भाई तुमको हम ज्यादा पैसा क्यों देंगे, जरूरत पड़ेगा हम आरबीआई से ले लेंगे। तो बैंक बहुत ज्यादा रेपो रेट के ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। प्लस बैंक को क्या चाहिए कि जो वो लोन का लेंडिंग कर रहा है, लेंडिंग में वो रेपो रेट से ज्यादा कमाए, यानी कि जो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब किसी बैंक का एनआईएम मान लो कि 4% है, यानी कि जो उसका कॉस्ट ऑफ फंड है उसके ऊपर उसको 4% मिलता है। यानी कि अगर उस बैंक के पास 1 लाख करोड़ का लोन है, वो है फंड है, और एनआईएम उसका है 4%, जो कि उसने 1 लाख करोड़ लोन पे लगा रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि 4000 करोड़ रुपया वो बैंक कमा रही है इंटरेस्ट में, मार्जिन है उसका। क्योंकि वो एक तरफ इंटरेस्ट देती है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन लेती है 4% ज्यादा, जितना देना है उससे 4%। तो बैंक्स क्या चाहेगी, उसका एनआईएम क्या हो, हाई हो, ठीक है। एनआईएम जितना हाई होगा उतना उसका अच्छा होगा। लेकिन मान लो किसी बैंक का एनआईएम जो है वो 8% है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, यस और नो। लेकिन डाउट होगा कि भाई बाकी का 4 है, इसका 8 कैसे हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसने ऐसा लोन दिया है जो उन लोगों ने लिया है जिनको दूसरे लोग लोन देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने इस बैंक से बहुत महंगे दर पे लोन ले लिया। बाकी जगह 9% पे लोन मिल रहा था, 10% पे लोन मिल रहा था, इसने 15-16% पे लोन दिया है। हो सकता है अगर ऐसा एनआईएम बहुत हाई हो, इसका मतलब है कल को उस बैंक का एक टर्म होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो बहुत अच्छे श्रेणी का लोन लेने वाला होगा वो बहुत ज्यादा ब्याज नहीं देगा। तुम लोग को सिखाया कि एनआईएम हाई होना अच्छा है, लेकिन ये भी बता दिया कि बहुत ज्यादा हाई होने पर डाउट होगा, क्या बात है भाई इतना हाई कैसे हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं है। एक होता है ना कि एक एवरेज है भाई, सबका एनआईएम 2% है, 2.5% है, किसी का 3 हो गया, एचडीएफसी बैंक का 3 हो गया, वो बढ़िया बैंक है, बढ़िया, 3.5 हो गया। कोई और दूसरा बैंक आया आईडीएफसी, वो बोला मेरा 4 हो गया, तो और अच्छी बात है। कोई आया बोला मेरा 8% है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई गड़बड़ किया है तुम, हाँ। क्योंकि एनआईएम हाई कब होगा, 2 केस में, जब एक तो उसका ये सस्ता हो, सस्ता हो, ठीक है, या इधर महंगा हो, ये बहुत ज्यादा हो, है ना। अगर कोई बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक बहुत सस्ता लोन उठाती है, कासा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और लोन जब देती है तो बहुत सस्ता नहीं देती है, प्लस स्टेबल है, उसका एनपीए वगैरह बहुत कम है। क्रेडिट कार्ड पे लोन देती है, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा डूबता है क्या ज्यादा? नहीं, इंटरेस्ट बहुत हाई है लेकिन जल्दी डूबता क्यों नहीं डूबता है? ऐसे लोगों को इश्यू किया जाता है जिनके पास स्टेबल इनकम रहता है, और क्रेडिट कार्ड का लोन होता है छोटा अमाउंट का, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 20,000। तो जो आदमी अच्छा पैसा कमा रहा है वो आदमी बैंक का 50,000, 1 लाख रुपए लेकर कभी भी नहीं भागेगा। छोटा लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है छोटा लोन, तो छोटा लोन लोग लेकर के अपने ऊपर में बैंक का लाइबिलिटी लेकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। और उसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग जल्दी उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बैंक को उसमें इनकम अच्छी होती है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इनकम जो है बहुत हाई है, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है। बहुत सारे कुछ नए बैंक आए होंगे, उनका क्रेडिट कार्ड से इनकम नहीं होगा, ठीक है। प्लस एक हुआ, इसमें 2 तरह की बैंकिंग होती है, एक होती है रिटेल बैंकिंग और एक होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग। दोनों में क्या अंतर है?
सिंपल है भाई, तुम लोग अब इतना तो ईवीएम में आ गए हो, बोल सकते हो। हाँ, रिटेल बैंकिंग में क्या होगा? क्रेडिट कार्ड किसमें होगा? रिटेल में होगा ना? हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, प्रोजेक्ट लोन। हाँ, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। प्रोजेक्ट लोन कहाँ पे होगा? कॉर्पोरेट में होगा। लेकिन बैंक क्रेडिट कार्ड में लोन दी, हाउसिंग में लोन दी, पर्सनल में लोन दी। अगर बैंक 1000 लोग को लोन दी और यहां पर प्रोजेक्ट में एक आदमी को लोन दी, हो सकता है कि प्रोजेक्ट वाला का लोन होगा ज्यादा। एक बार में 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो एसीसी अंबुजा सीमेंट खरीदना, अडानी को 90000 करोड़ का लोन चाहिए एक बार में। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार में 90000 करोड़ रुपया जाना है। तो प्रोजेक्ट लोन में पैसा जा रहा है बहुत ज्यादा, और बैंक का जो वर्क वहां पर हो रहा है वो हो रहा है कम। यहां पर सबको क्रेडिट कार्ड इशू करो, उसका सब कुछ मंगवाओ, सब कुछ करो। हाउसिंग लोन सैंक्शन करने में बहुत से लोग लगेंगे, बहुत सा पेपर डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, लोन सैंक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के एक मकान में 40 लाख रुपए का लोन। यहाँ एक बार में 40,000 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो बैंक को फायदा किसमें समझ में आएगा? लेकिन एक बात बताओ, पैसा जब डूबने का बारी आएगा तो जोर का झटका कहाँ लगेगा? जोर का झटका कहाँ लगेगा? कॉर्पोरेट में। और वही लगता भी है। जितने भारत के बैंक बर्बाद होने लगे सब, और बहुत बर्बाद हुए हैं, तुम लोग को बता दे रहे हैं, जो सरकारी बैंक है खास तौर पर, वहां बहुत बर्बादी हुई है। लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर पब्लिक का पैसा बर्बाद हुआ है हाल के दिनों में। और ये पैसा को क्या किया गया? बार बार गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिकैपिटलाइज किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा उनको कैपिटल दिया गया। गवर्नमेंट ने कैपिटल का जो पैसा दिया, वो पैसा किसका था? माने हमला पैसा तुम लिए, यहाँ पर लोगों को लोन में दिए, ठीक है, लोन वसूल नहीं पाए, अब बोले मेरा तो पूरा का पूरा पूंजी ही खत्म हो गया। बैंक चली गई सरकार के पास कि मेरे पास अब पूंजी बच नहीं रहा है, लोग अगर आ जाएंगे तो पैसा दे नहीं पाएंगे, पैसा डूब गया है। तो सरकार ने उसको और पैसा, किसका पैसा दिया? पब्लिक का पैसा दिया, ठीक है। तो गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा साइकिल खतरनाक है ये। हाँ, एनीवेज, तो कॉर्पोरेट जो है वो बड़ा लोन है। लेकिन क्या कॉर्पोरेट लोन जरूरत है कि नहीं जरूरत है? इकोनॉमी कब बढ़ेगी? बड़ा इनोवेशन जब तक नहीं होगा तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लोन भी जरूरी है। और ये जो क्रेडिट लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, ये सब हाउसिंग लोन, ये सब जो है ये भी जरूरी है। इससे भी लोगों के बीच में परचेजिंग पावर बढ़ती है, ठीक है। दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। लेकिन जब कॉर्पोरेट में पैसा डूब रहा था, उस वक्त जिन बैंकों ने रिटेल का अपना प्रोफाइल मजबूत बना रखा था, वो बच गए। जैसे HDFC बैंक था, उसका रिटेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कॉर्पोरेट में बहुत चुन चुन के लोगों को लोन देता था, ज्यादातर को लोन बच गया। और जब ICICI देता था, वो कॉर्पोरेट लोन काफी दिया, और वहां काफी पैसा उसका डूबा भी, काफी पैसा डूबा, ठीक है। अब जा करके सिचुएशन बदल गया है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, जब एक बार बहुत ज्यादा पैसे का सिचुएशन आता है तो क्या होता है, कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। जब इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बैंक से पैसा मिलेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा? बहुत पैसे का सिचुएशन है। हर कोई बोल रहा है मेरा मोबाइल कंपनी शुरू करो, लाइसेंस में पैसा लगेगा, चलो 2000 रुपये मंत्री को दो, मंत्री को देने से काम नहीं चलेगा, प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, चलो वहां भी दो। आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जांपल, ऐसा हुआ है पास्ट में। और जब पैसे का फ्लो बढ़ता है तब इस तरह का काम होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। मान लो कि स्टील सेक्टर में प्रॉफिट आ रहा था, बहुत लोगों ने बैंक से लोन लेकर स्टील का प्लांट लगा दिया, फिर क्या होगा, बहुत लोन लेके पैसा प्लांट लगाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, मार्केट में स्टील की सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। डिमांड अगर वही भी रही, सप्लाई अगर डबल हो गई, तो स्टील का प्राइस क्या होगा, कहां तक गिरेगा?
डिपेंड करता है कि कितना उसका मैन्युफैक्चरिंग में लगा, एटलीस्ट उतना मैन्युफैक्चरिंग तक उसका तो निकल जाए। हर आदमी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम होगा? जिसने खूब सारा कर्जा लिया है, जिसका प्लांट लगा है 500 करोड़ में और 500 करोड़ में से उसने 300 करोड़ रुपया लिया है कर्ज में, 200 करोड़ लगाया है अपना, ठीक है। दूसरे का प्लांट है, उसका भी 500 करोड़ है, लेकिन पूरा का पूरा 500 करोड़ है उसका अपना, ठीक है। अभी मान लो किसी का 5000 करोड़ का प्लांट है, क्यों भाई? बाकी का 500 का, उसका 5000 का, तो भाई उसका पीछे का प्लांट भी उसी के पास है। पीछे का मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि इसका ये स्टील बनाता है, स्टील के पीछे इंगट बनता है, वो भी बनाता है, उसके पीछे स्पंज आयरन बनता है, वो भी बनाता है, उसके पीछे आयरन और बनता है, वो भी उसका अपना माइंस है। टाटा स्टील है ना, उसका सब कुछ अपना है, माइंस भी अपना है, अपने माइंस से निकालता है आयरन और, उसका स्पंज बनाता है, उसका इंगट बनाता है, उसका बिलेट बनाता है, फिर उसका सरिया बनाता है, फिर उसका एंगल बनाता है, फिर उसका स्टील का तुमको अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, रोल्स बनाता है, एचआर क्वाइज बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो सारा कुछ बनाता है, महंगा प्रोडक्ट भी बनाता है, सस्ता प्रोडक्ट भी बनाता है, और पीछे तक का पूरा मार्जिन उसका अपना है। यहां पर टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सारा का सारा चेन उसका खुद का है, खुद का है, ठीक है। और मान लो कि इसके ऊपर में लोन भी नहीं है, मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ अगर, ठीक है, तो इसका कॉस्ट और भी। तो जब बाजार में सप्लाई खूब डबल हो जाएगी, डिमांड से भी डबल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? क्योंकि इसको तो अपना माल बेचना है, अगर ये माल नहीं बेचेगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसको तो बाकियों से कम भाव में भी बेच के मुनाफा हो जाएगा। पॉइंट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जिसने तेजी में, जब बाजार में लोहे की डिमांड खूब थी, सप्लाई नहीं था, लोन ले लिया, प्लांट लगा लिया, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी है हाई, दूर पर है, माइन से दूर है, उसके यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल आता है, बहुत महंगा पड़ता है, प्लांट भी दूर है, शहर से दूर है, वहां से भेजने का भी सब कॉस्ट आता है, हर तरह से वो कॉस्ट आता है, ठीक है ना। तो उसका एक्सपेंस है हाई, ऊपर से सबसे बड़ा कॉस्ट आ जाएगा उसका लोन का कॉस्ट, ठीक है। जिसको लोन का कॉस्ट नहीं है उसके लिए तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या है? कमाई है, उसका तो कमाई है पूरा का पूरा, जिसको लोन का कॉस्ट नहीं है, और इसका तो पूरा का पूरा कॉस्ट है, पहले देना पड़ेगा इसको। ये फैक्ट्री क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डूब जाएगी, बंद हो जाएगी, बैंक को पैसा डूब जाएगा, इसका बैंक का पैसा या डूब जाएगा, या बैंक को इस फैक्ट्री को कब्जा लेकर के बाद में नीलाम करना पड़ेगा। हो सकता है कि बैंक ने 300 करोड़ दिया था, बैंक को 150 करोड़ मिले, हो सकता है 200 करोड़ मिले, लेकिन पूरा का पूरा 300 करोड़ मिलने का चांस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब मार्केट में बहुत तेज बायंसी होती है। बायंसी का मतलब बहुत तेजी का माहौल है, हर तरफ मुनाफा बन रहा है, तब क्या होगा? लोग खूब खूब प्लांट लगाएंगे, बैंक देखेगा अरे बाप रे बाप, तुरंत तुरंत लोग डिमांड के लिए आ रहा है, इधर से पैसा लो, उधर से पैसा लो, लोन दो, कमाई आ रही है, ठीक है। यही मौका होता है जब गड़बड़ होता शुरू होता है। और आपने देखा ना कि 15 लाख करोड़ से ऊपर बैंकों में रखा हुआ लोगों का पैसा डूब गया, ठीक है। उस समय जो बैंक समझदार थे वो लोग बोले कि ना हम नहीं देंगे, हम सिर्फ हाउसिंग लोन के लिए देंगे, शर्मा जी को देंगे, उनका हर महीने का इतना सैलरी है, वो डुबाएंगे नहीं। और अगर वो डुबा भी दिए तो मेरे बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 50 लाख डुबाएंगे, मेरा 50 लाख करोड़ का बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। छोटा छोटा लोन दिया, छोटा छोटा लोन में मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, हाँ, लेकिन डूबत कम है। बड़े लोन में एक बार में डूबा तो पूरा डूबा। तो तुम लोगों को बैंकिंग का पता नहीं क्यों आज हम सोच के नहीं आए थे, लेकिन ये तो क्लास हो गया है, ठीक है। ऐसे कभी किसी दिन आएंगे, किसी और टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, हाँ। अच्छा लगा?